Hello everyone, welcome to today's discussion on बलूचिस्तान इंसर्जेंसी। दरअसल ये टॉपिक हम लेकर के क्यों आए हैं, अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के एरिया में ट्रेन पर जो बलूचों द्वारा जो अटैक किया गया, ये जो घटना घटित हुई, और ये पहली बार कोई नया नहीं है। बलूच लोग जो है आज़ादी चाहते हैं, और ये आज नहीं, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही बात, मतलब लगभग समझिए 77 साल। तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में चूंकि चर्चा का बिंदु है तो हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है, और इसीलिए लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूं। तो सबसे पहले आप जानें कि बलूच आखिर कौन है, पाकिस्तान से आज़ादी क्यों चाहता बलूचिस्तान। ये देखिए मैप से आप समझ सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान का मैप दिख रहा आपको, इस्लामाबाद, लाहौर, मूसाखेल, कलार, क्वेटा, ग्वादर बंदरगाह और ये कराची। तो देखिए इस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उनका जो है पाकिस्तान। अब यहां पर देखिए कि बलूचिस्तान स्थित कहां है। ये इंडिया है, इधर चाइना का बॉर्डर है, ये देखिए पाकिस्तान जो हमारी भारत की सीमा के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है। ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है। इधर अफगानिस्तान है, फिर इधर ईरान है, अरेबियन सी, इंडियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो मतलब कुल मिलाकर के मेन ये देखिए कि मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, तो बलूचिस्तान कहां स्थित है ये आप समझ सकते हैं। दरअसल ईरान के आर्यों ने बलूचिस्तान बसाया। औरंगजेब से छीना इलाका पाकिस्तान से आजाद क्यों होना चाहता बलूच, सवाल ये जो 77 सालों के विद्रोह की कहानी क्या है, इसके बारे में आप जानें। वर्ष 1540 की बात है। भारत के पहले मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को बिहार के शेर शाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया। हुमायूं भारत से भाग खड़ा हुआ, उसने फारस यानी ईरान में शरण ली। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो गई। इसी मौके को भांपकर हुमायूं ने भारत वापस लौटने की योजना बनाना शुरू कर दिया। तब बलूचिस्तान के कबीलाई सरदारों ने उसके इस प्लान में मदद की। बलूचों का साथ पाकर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण कर लिया। साल 1659 मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली का शासक बना। उसकी सत्ता पश्चिम में ईरान के बॉर्डर तक थी, लेकिन दक्षिण में उसे लगातार मराठों की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा था। तब बलूची सरदारों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा और बलूच लीडर मीर अहमद ने 1666 में बलूचिस्तान के दो इलाकों कलात और क्वेटा को औरंगजेब से छीन लिया। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, ये देखिए क्वेटा और कलात, ये वाला। बलूचों का इतिहास ऐसे कई कहानियों से भरा पड़ा हुआ है। वे अपने गुरिल्ला युद्ध कौशल और लड़ाकू स्वभाव के लिए जाते थे। और आखिरकार वे पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष क्यों कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान का इतिहास 9000 साल पुराना है। आज जहां बलूचिस्तान है उस जगह का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। तब यहां मेहरगढ़ हुआ करता था। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ तो यहां के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद यह शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आया। यहां पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान में नानी का हज भी कहा जाता है। समय के साथ यह शहर बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र बना। 7वीं सदी में जब अरब हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया तो यहां पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ा। अब हम बात करेंगे
कि बलूच पाकिस्तान में आकर कैसे बसे, इसकी क्या थ्योरी है। तो देखिए, लोक कथाओं के मुताबिक ये कि बलूचिस्तान की कलात रियासत के आखिरी शासक मीर अहमद यार खान ने अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में लिखा है कि बलूच लोग खुद को पैगंबर इब्राहिम का वंशज मानते हैं। वे सीरिया के इलाके में रहते थे। यहां बारिश की कमी और अकाल वजह से इन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। सीरिया से निकलकर इन लोगों ने ईरान के इलाके में डेरा डाला और ये बात तक के ईरानी राजा नुसेरवान को पसंद नहीं आई और उन्होंने इन लोगों को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद ये लोग इस इलाके में पहुंचे जिसे बाद में बलूचिस्तान का नाम दिया गया। जिस वक्त बलूच ईरान से चले थे तब उनके सरदार मीर इब्राहिम थे। जब वे बलूचिस्तान पहुंचे तो उनकी जगह मीर कंबर अली खान ने ले ली और इस कबीले को पैगंबर इब्राहिम के नाम से या उनके नाम पर ब्राहिमी कहा गया, जो बाद में ब्रावी यानी ब्रोही बन गया। हिंदू राजवंश को हटाने में बलूचों ने मुगलों की मदद की। बलूच लोग इस इलाके में बस गए। कई सौ साल बाद जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ तो वे बलूच लोगों के सहयोगी बन गए। इस दौरान बलूचिस्तान के कलात इलाके में सेवा वंश का शासन था, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता है। इस राजवंश की एक प्रसिद्ध शासक रानी सेवी थी, जिनके नाम पर बाद में सिवी क्षेत्र का नाम पड़ा। सेवा वंश का शासन मुख्य रूप से कलात और उसके आसपास के क्षेत्रों में था और यह राजवंश उस समय हिंदू परंपराओं का पालन करता था। भारत के मुगल शासक अकबर ने 1570 के दशक में बलूचों की मदद से कलात पर हमला किया और सेवा राजवंश से इनका नियंत्रण छीन लिया। 17वीं सदी के बीच में मुगलों की पकड़ कमजोर होने लगी और बलूच जनजातियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी तक मुगलों ने यहां शासन किया, लेकिन बलूचों ने उन्हें यहां से खदेड़ दिया। यहां से बलूचों ने कलात में अपनी रियासत की बुनियादें रखी और बलूचिस्तान में बलूचों का शासन शुरू हुआ। दूसरी थ्योरी यह है इतिहासकारों के मुताबिक कि बलूच लोग इंडो ईरानी लोगों के ज्यादा करीब हैं बजाय सीरिया के अरबी लोगों के। इंडो ईरानी लोगों को आर्यन भी कहा जाता है। इस लिहाज से इतिहासकारों को लगता है कि बलूच भी आर्यन है। आर्य हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे, लेकिन खराब मौसम और युद्ध के हालात के चलते वहां से दूसरी जगह की तलाश में निकले। वहां से निकलकर पहले आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचे। वे अजरबैजान के ब्लासगान इलाके में रहने लगे। यहां आर्यों की भाषा और लहजा मिलाकर नई जुबान बनाई गई, जिसे बलसकिया बलासोकी नाम दिया गया। आर्यों को बलास कहा जाने लगा। ईसा से 550 साल पहले अजरबैजान ईरान के खाम साम्राज्य के कब्जे में आ गया। 224 से 651 ईस्वी में सासानी साम्राज्य स्थापित हुआ। 6ठी सदी के आखिर में और 7वीं सदी के शुरुआत में इस इलाके में बाहर से हमले बढ़ गए और मौसम भी खराब रहने लगा, तो सेंट्रल एशिया से आकर यहां बसे आर्य अलग अलग इलाकों में जा बसे। कुछ लोग ईरान के जनूबी यानी दक्षिण चले गए और कुछ लोग ईरान के मगरिब यानी पश्चिम चले गए। जनूबी की तरफ गए आर्य वहां से आए, आगे ईरान के कमान और सीस्तान पहुंच गए। यहां इनका नाम बदलकर बलास से बलूच और बोली का नाम बलसोकी से बदलकर बलूची हो गया और धीरे धीरे इन बलूच लोगों ने सीस्तान से आगे के इलाके में दाखिल होते गए और इसी इलाके को बाद में बलूचिस्तान कहा गया। तो दरअसल ये आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये सेंट्रल एशिया से बलूचिस्तान तक आर्यों का सफर कैसा रहा। देखिए, सेंट्रल एशिया से आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान और फिर ये देखिए बलूचिस्तान। तो ये जो हमारा प्रतीकात्मक मैप है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है, एक तो ये भी जान लीजिए आप। यहां 44% हिस्सा कवर करता है पूरे पाकिस्तान का। जर्मनी के आकार का होने का बावजूद यहां की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है।
इसके बाद भी ये इलाका सबसे बैकवर्ड है, पिछड़ा। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए और सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। आधुनिक बलूचिस्तान का इतिहास देखें तो 150 साल पुराना है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत 1876 से होती है। तब जब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था, भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी। इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच संधि हुई। संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया, यानी भूटान और सिक्किम की तरह कलात के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का दखल नहीं था, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों पर उनका कंट्रोल था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आजादी की मांग तेज हो गई। जब 1946 में यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत की। बैठक में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने यह सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लास, बेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए। लेकिन ये जो और इस तरह देखिए, मतलब आप समझिए कि बलूचिस्तान की आजादी का जो विद्रोह है, कोई अभी वर्तमान नया विद्रोह नहीं है। इसका पहला चरण 1948 से 1950 के बीच में रहा। इसके बाद दूसरा चरण 1958 से लेकर 1960, तीसरा चरण 1962 से लेकर 63, चौथा 1973 से लेकर 77 और पांचवा 2005 से लेकर अब तक जारी है, जो अभी भी चल रहा। तो आप ये समझे कि 11 अगस्त को, मतलब 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान अलग देश तो बना, लेकिन ब्रिटेन ने लगाया अड़ंगा। दरअसल 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इसके साथ ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच यह था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आखिरकार कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। लेकिन आजादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। मतलब आप ये समझिए कि अपनी ही बात से पलट गए जिन्ना, विलय का दिया प्रस्ताव। मतलब आप समझिए कि कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे। जब खान कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों बलूच लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनका स्वागत करने पाकिस्तान का कोई बड़ा ऑफिसर नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के इरादे में बदलाव का यह बड़ा संकेत था। अपनी किताब बलूच राष्ट्रवाद में ताज मोहम्मद ब्रेसिक ने जिन्ना और खान के बीच बैठक का जिक्र किया है। बैठक में जिन्ना को खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही। कलात के शासक ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कई जनजातियों में बटा देश है, वो अकेले ये तय नहीं कर सकते बलूचिस्तान आजाद मुल्क रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये वहां की जनता तय करेगी। वादे के मुताबिक खान ने बलूचिस्तान जाकर विधानसभा की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान से विलय का विरोध किया गया। पाकिस्तान का दबाव बढ़ने लगा था। मामले को समझते हुए खान ने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने और हथियार गोला बारूद की व्यवस्था करने को कहा।
अब यहां पर क्या हुआ, ब्रिटेन ने भी कलात को सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया। जनरल परवेज हथियार हासिल करने के लिए दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान की मंजूरी के बिना उन्हें कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। जिन्ना मामले को भांप गए थे। उन्होंने 18 मार्च 1948 को खारम, लास बेला और मकरान को अलग करने की घोषणा की। दुस्का एच सैयद ने अपनी किताब द एक्सेशन ऑफ कला, मिथ एंड रियलिटी में लिखा कि जिन्ना के फैसले से कला चारों तरफ से घिर गया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया, जिसे खान के पास कोई चारा ही नहीं था। इसके बाद खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासक से मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत से विलय के लिए संपर्क किया, लेकिन भारत सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। हालांकि बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बयान का खंडन किया। तो आप समझिए, इस तरह से देखिए 227 दिन तक ही केवल आजाद रहा बलूचिस्तान, और वहां से लेकर ये विद्रोह की कहानी रही। यानी फिर इसके बाद क्या हुआ ये भी जानिए। 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आजादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आजाद देश बना रहा, और इसके बाद खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 के विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन यह कभी खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आजादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950 में, 1960 में और 1970 के दशक में वे पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे, और 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। इसके बाद क्या हुआ कि 5वां विद्रोह, मतलब इसकी भी कहानी समझिए क्या है। दरअसल वर्ष 2005 में 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात की बात है। बलूचिस्तान के सुई इलाके में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर साजिया खालिद अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने उसका रेप किया। कैप्टन को गिरफ्तार करने के बजाय उसका बचाव किया गया, क्योंकि वह राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का खास था। जांच के नाम पर पहले पीड़ित को एक साइकेट्रिक क्लिनिक भेज दिया गया। उस पर ही गलत इल्जाम लगाए गए। जांच के नाम पर लीपापोती हुई, और मजबूर होकर साजिया और उनके पति पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। यह घटना बलूचिस्तान में हुई। तब बुगती जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुगती ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया। बुगती पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे, लेकिन इस वक्त वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर बन चुके थे और बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। यानी बुगती ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई, और इस घटना ने बुगती को पाकिस्तान सरकार से बदला लेने का मौका दे दिया। उन्होंने किसी भी कीमत पर बदला लेने की कसम खाई। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेटों से हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। जवाब में मुशर्रफ ने मुकाबले के लिए 5000 और सैनिक भेज दिए। इस तरह बलूचों के 5वें विद्रोह की शुरुआत हुई। 17 मार्च की रात पाकिस्तानी सेना ने अकबर बुगती के घर पर बमबारी की। इसमें 67 लोग मारे गए। अकबर बुगती के घरों के लोगों को मारे जाने से बलूच और भड़क गए। उनका पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज हो उठा। हालांकि 26 अगस्त 2006 को भांबूर पहाड़ियों में छुपे अकबर बुगती और उनके दर्जनों साथियों की बमबारी कर हत्या कर दी गई। बुगती की हत्या ने बलूचिस्तान की सभी जनजातियों को एकजुट कर दिया। बलूच लड़ाकों ने इसके बदले पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमले किए, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की भी कोशिश की गई थी। बुगती के बाद बीएलए का नेतृत्व नवाबजादा बलाज मीरी ने संभाला, लेकिन साल 2007 में उसे भी पाकिस्तानी सेना ने मार डाला। बीएलए ने साल 2009 से पंजाबियों को निशाना बनाना शुरू किया, और इस साल बलूचिस्तान में 500 से ज्यादा पंजाबी मार दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने सिस्टमैटिक तरीके से बलूचों को गायब करना शुरू कर दिया। और इस तरह की उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
देखा जाए तो पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5,000 से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया, इन्हें मार दिया गया या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद कर रखा जिसकी कोई खबर नहीं है। बलूचिस्तान में चीन ने प्रोजेक्ट शुरू किया, बलूचों का विरोध झेला और इस बीच बलूचिस्तान में चीन की एंट्री हुई। बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम CPEC कहते हैं संक्षिप्त में, उसका एक अहम हिस्सा है। CPEC चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जो इस प्रोजेक्ट में सबसे खास जगह माना जाता है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को सिंजियांग से जोड़ने के लिए अब तक $46 अरब खर्च कर चुका है। वो अरब देशों के संसाधनों को अपने देश तक लाने के लिए ग्वादर पोर्ट पर इतना खर्च कर रहा है। चीन यहां पर सड़कों को चौड़ा कर रहा है और हवाई पोर्ट बनाने में जुटा है, लेकिन बलूच इसमें समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो यह थी बलूचिस्तान और बलूचों की कहानी। क्या सच्चाई, ये जो मैं इतिहास के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से जो अन्य सोर्सों से मैंने संसाधन जुटा करके आपके सामने प्रस्तुत किया, तो यह है वास्तविकता। तो आज इतना ही, धन्यवाद।